किसान साथियों, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अविनाश आनंद, अपर निदेशक पशुपालन विभाग और मुख्य अधिशासी अधिकारी उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड। और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा उत्पादकता के लिए भेड़ बकरियों में नस्ल सुधार। डॉक्टर अविनाश आनंद, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर अविनाश आनंद, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि यदि हम भेड़ और बकरियों की जनसंख्या की बात करें उत्तराखंड में, तो लगभग कितनी इस समय वर्तमान में भेड़ और बकरी हैं और कितने लोग इस व्यवसाय में जुड़े हैं? उत्तराखंड के हमारे यहाँ खेती की जो ज़मीन की जो साइज़ है वो छोटी है, तो बहुत बड़ा हिस्सा जो हमारे पॉपुलेशन का है वो पशुपालन पे निर्भर है अपनी आजीविका के लिए। और उसमें हमारा भेड़ बकरी के लिए करीब 2 लाख से ज़्यादा परिवार भेड़ बकरी पालन को अपने व्यवसाय के रूप में अपनाए हुए हैं। अगर हम देखें तो करीब 23 लाख पॉपुलेशन है हमारे उत्तराखंड की, उसमें 10% से ज़्यादा लोग अभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में और जो पर्वतीय हमारे सीमांत क्षेत्र हैं उसमें विशेषकर ये भेड़ और बकरी का पालन करते हैं और उसमें पालन कर रहे हैं। तो इनकी टोटल पॉपुलेशन करीब 17 लाख से ज़्यादा है भेड़ बकरी की पॉपुलेशन। हमारी टोटल कैटल पॉपुलेशन 51 लाख से, उसमें से 17 लाख से करीब ज़्यादा हमारी ये भेड़ बकरी की है। तो एक अच्छे नंबर है जिसपे कि बहुत बड़े संख्या में 2 लाख से ज़्यादा परिवार इस पर निर्भर हैं, जिनकी आजीविका इससे होती है और उसका पालन करते हैं। और काफ़ी समय से जो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग है भेड़ बकरी पालन का, उसको अपनाया जा रहा है हमारे उत्तराखंड में। डॉक्टर अविनाश आनंद, आपने सीमांत क्षेत्रों की बात करी। सीमांत क्षेत्र में ऐसी क्या सुविधाएं हैं या ऐसा क्या माहौल है, ऐसा किस तरह का पर्यावरण है कि वहाँ के लोग इस ओर ज़्यादा अग्रसर हैं? सीमांत क्षेत्र की जो विशेषता ये है कि हमारी ऊंचाइयों पे हैं वो हमारे जिले हैं, विशेषकर जैसे पिथौरागढ़ है, हमारा बागेश्वर है, उत्तरकाशी, चमोली, इधर हमारा कुछ पार्ट रुद्रप्रयाग का पार्ट है। इन जगहों की जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो हमारे हाई अल्टीट्यूड का एरिया है, वहाँ पे भेड़ें ऑटोमेटिकली उस एरिया में एडोप्टेबिलिटी रहती है। तो ये एक ट्रेडिशनल तरीका था। आज से करीब 100 साल पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी काफी अच्छी संख्या हुआ करती थी और हमारे यहाँ की जो व्यापार हुआ करता था तिब्बत के साथ और चाइना के साथ, उस पे भी हमारा ये भेड़ बकरी पालन में खास विशेषकर जो बकरियां हैं हमारी गद्दी बकरी जो है बड़ी स्टर्डी और हाई की होती हैं, पावर की होती हैं, तो उससे सामान का आदान प्रदान हुआ था जो व्यवसाय होता था वो उसके माध्यम से होता था। तो ये एक पूरा ट्रेडिशनल तरीके से पालन हो रहा है। लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे, क्योंकि ये एक बड़ा डिफिकल्ट व्यवसाय है, इसमें पूरा इन्वॉल्व होना पड़ता है। पूरे 12 महीने हमारे जो भेड़ पालक हैं और जो माइग्रेटरी होते हैं, माइग्रेटरी इन द सेंस ये होता है कि जब ठंडक ज़्यादा पड़ती है, बर्फ गिरती है, तो वो मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं और जब मैदानी क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने लगती है तो वो वापस फिर पुनः ये हमारे बुग्याल हैं जो बड़े अच्छे करीब पूरे सभी 10-12 बुग्याल हैं, वहाँ पे जाके फिर अपने भेड़ बकरियों को चराते हैं। और उनके साथ ये जो इनके पालक हैं उनको उन्हीं के साथ रहना पड़ता है। भेड़ बकरी के जंगलों में उनका खाना पीना रहना सब कुछ वही होता है। तो ये एक बड़ा कठिन व्यवसाय के रूप में या पालन के रूप में उभर रहा है। तो धीरे धीरे इनके नंबर कुछ कम हुए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ की जो जलवायु है, वो इसके लिए बड़ी कंडूसिव है। डॉक्टर अविनाश आनंद, अब हम जानना चाहेंगे कि जो भेड़ और बकरियां हैं, जो प्रजातियां हमारे उत्तराखंड में हैं, क्या वो उत्पादकता की दृष्टि से अच्छी हैं? उनसे हम सही उत्पादन ले पा रहे हैं? उनसे जो प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं वो सही हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं एक एक करके बताना चाहूँगा। पहले भेड़ के बारे में। भेड़ में जो हमारी ओरिजिनल यहाँ की हमारी जो थी ब्रीड्स थी भेड़ की, वो एक तो मुजफ्फरनगरी भेड़ें हुआ करती थी और रामपुर बुशायर, जिनका की जो ऊन की क्वालिटी थी बड़ा कोर्स था। कोर्स का मतलब कि वो जो हमारी कारपेट बनाने के लिए या इस तरह के जो हमारे फुट मैट्स वगैरह इनके बनाने के लिए यूज होता है, वो पहनने के लिए कपड़ों के हिसाब से उनका उत्पादन नहीं हो पाता था। तो धीरे धीरे ये हमारी गवर्नमेंट ने जब आज़ादी के बाद से नई योजनाएं बनी और उसको हम ब्रीड इम्प्रूवमेंट नस्ल सुधार के लिए गए, तो सबसे पहले जो हमारे टिहरी के नरेश थे, उन्होंने एक इम्पोर्ट किया रैम 1936 में। और वहां से जब एक शुरुआत हुई कि किस तरह से उनको क्रॉस करा के नस्ल सुधार किया जाए, धीरे धीरे सरकार ने इसको अपनाया और विदेशों से हाई क्वालिटी के उच्च गुणवत्ता के जो नर थे उनको हम लोग इंपोर्ट करके ले आते थे और उनको यहाँ से हमारे अपने भेड़ पालकों के साथ देख के उनके नर के और उससे हम क्रॉस कराया जाता था। आज की स्थिति ये है कि अभी लेटेस्ट हमारे पास 11 फार्म है गवर्नमेंट के भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र हैं, जहाँ पे हम उच्च क्वालिटी के नर पैदा करते हैं और उनकी गुणवत्ता अच्छी लाने जाने के लिए 27
27-28 साल बाद अभी ऑस्ट्रेलिया से मेरिनो शीप का इंपोर्ट हुआ है 2 साल पहले, जो कि हमारे टिहरी के कोपरदार प्रक्षेत्र में रखे गए हैं, और उनके जो बच्चे हो रहे हैं और उनसे जो क्रॉस ब्रीडिंग हम लोग करा रहे हैं, वो हमारे भेड़ पालकों को हम उससे लाभ दे रहे हैं नस्ल सुधार के लिए। तो वो धीरे धीरे जो ऊन की क्वालिटी करीब जो इसमें माइक्रोन में गिनी जाती है कि मोटाई कितनी होती है, तो 40 से 45 थी, वो धीरे धीरे करते हुए 27-28 तक आ गई, और हमारा लक्ष्य है कि हम उसको 20 से 22 लाएं, जिससे कि वो एक तो उनकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी और उसका उपयोग हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होगा, जिससे कि उसमें हमारे भेड़ पालकों को उससे अच्छी आय प्राप्त करे, उसके जो मूल्य अच्छा मिले, ऊन जो उत्पादित हो रहा है। तो एक तो ये हमारा लक्ष्य है इसमें कराने का, और दूसरा ये कि जो ऊन मिल रहा है प्रति भेड़, वो करीब 8 से 900 ग्राम मिला करता था पूर्व में। धीरे धीरे उसमें जो हमारी नस्ल सुधार के कार्यक्रमों से करीब 1.5 किलोग्राम साल भर में 2 बार जो उसकी शेयरिंग होती है उसमें मिलता था। इसको भी बढ़ा के हमें ले जाना है, 3 किलोग्राम तक ले जाना है। तो इन दोनों चीजों को ऊपर ध्यान नस्ल सुधार के कार्यक्रम चला के मेन उद्देश्य ये है कि हमारे भेड़ पालकों के, हमारे पशुपालकों की आय में सुधार लाना, उनकी आय में वृद्धि लाना। ये आपने बताया कि भेड़ों की जो नस्ल सुधार के लिए क्या किया जाना चाहिए, और किस तरह से आपने बताया कि 1936 में कार्यक्रम शुरू हुआ, राजा द्वारा किया गया और भारत सरकार ने उसको फिर अपनाया, और आज हम इस स्थिति में हैं कि हम, आपने कहा कि 20 और 22 माइक्रोन में चाहते हैं, और वो उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं जी। हम बकरियों की बात करते हैं, तो बकरियों में जो प्रजातियां हैं उनके विषय में थोड़ा बताएं। हाँ, बकरियों में हमारे उत्तराखंड की जो टोपोग्राफी है वो 3 लेयर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। हाई एल्टीट्यूड की जो हमारे सीमांत जनपद है, मिड हिमालयस का, और नीचे प्लेन का एरिया है। तो ये जो बकरियों की प्रजाति तीनों की जगह अलग अलग हैं। तो जो हमारे हाई एल्टीट्यूड की बकरियां हैं उनको गद्दी बकरियां कहते हैं, जिसके बारे में मैं कहता, जिससे कि हम लोग व्यवसाय करते थे। वो बड़ी स्टर्डी, लॉन्ग हेयर्ड, व्हाइट कलर के हेयर्ड होते हैं, और बड़ी लंबी लंबी दूरी तक ये अपनी यात्रा कर सकती हैं, पैदल चल सकती हैं। एक तो वो है हिमालयन की गद्दी बकरी है, जो कि हमारी ओरिजिनल ब्रीड है हमारे उत्तराखंड की। मिड हिमालयाज में 2 ब्रीड्स ऐसी हैं कि जिनको रिकॉग्नाइज तो नहीं है, लेकिन एक को हम यहाँ गढ़वाल में उदयपुरी है, पौड़ी के क्षेत्र में, और उधर अल्मोड़ा में हमारा चौगरखा ब्रीड के नाम से है, कि जो यहाँ की स्थानीय बकरी हो गई है, आई है, पुराने इंट्रोड्यूस हुई और यहाँ के इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करके चौगरखा उधर कुमायूं रीजन में और इधर गढ़वाल में उदयपुरी हो गई। और मैदानी क्षेत्र में हमारी डिफरेंट टाइप की जो ब्रीड्स हैं, हमारी जमुना पारी है, बर्बरी है, एक पंतनगर ने पंतजाब ब्रीड बनाई है, ये हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, इन जगहों पे इनकी बहुतायत में मिलती है। तो इन 3 तरह की हमारी क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग प्रजातियों की बकरियां हैं, और इसके नस्ल सुधार के लिए भी हम लोगों ने कई कार्यक्रम चला रहे हैं हमारे विभाग की तरफ से, हमारे बोर्ड की तरफ से, जिसमें कि हम कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं। एक समस्या हमारे यहाँ है कि बकरियां तो हैं लेकिन नर अच्छे नहीं मिलते, और ये बहुत बड़ी समस्या है पर्वतीय जनपदों के। पूरे 3-3, 4-4 गांवों के बीच में बकरा एक अच्छा नहीं मिलेगा कि जिससे कि नस्ल सुधार किया सके। तो उसकी ओवरकम करने के लिए हम लोग कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से अच्छी नस्ल के, जैसे सिरोही है जिससे कि ग्रोथ अच्छी होती है, उसका मीट अच्छा होता है, उससे हम लोग कृत्रिम गर्भाधान करा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और इसके बीटल है, बर्बरी है, जमुना पारी और बर्बरी है, ये दूध देने वाली बकरियां हैं। तो इन तरह के इनमें कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हाल ही में हमने ये भी सुना कि सहकारिता के माध्यम से जो बकरी का मीट है वो भी आप लोग सप्लाई कर रहे हैं, उस विषय में थोड़ा बताएं। जी, ये की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड पूरे देश का प्रथम राज्य है जहां पे कि इस असंगठित क्षेत्र को, ये जो हमारे भेड़ बकरी पालन का क्षेत्र था बिल्कुल असंगठित था, उसको संगठित करते हुए सहकारिता के माध्यम से इनकी प्राथमिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई है हमारे फार्मर्स की, और उसमें करीब 14 से 15 हजार हमारे पूरे 13 जिलों में फार्मर्स उसमें जुड़े हुए हैं, और 7,000 से ज्यादा उसमें महिलाएं हैं। ये भी है कि महिलाएं भी उसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, और वो पशुपालन का काम करती हैं उत्तराखंड में। तो उनको हम लोग सहायता दे रहे हैं बकरी पालन में, उनको साइंटिफिक बकरी पालन कैसे किया जाए, उनका न्यूट्रिशन कैसे किया जाए, उनको बीमारी से बचाने के लिए क्या क्या सुविधाएं हो सकती है, वो हमारे सहकारिता के इस प्रोग्राम के माध्यम से हो रही। और उनसे हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है बाई बैक का, जिससे कि जो उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं या उनके पास अतिरिक्त जो है, और इसमें बिचौलियों को हटाते हुए एक साइंटिफिक तरीके से उनकी कीमत कैसे दी जाए वेट के हिसाब से, तो हम उसे बाई बैक करके, और एक हिमालयन गोट मीट BAKRAW बकरा के नाम से हमने एक ब्रांड उत्तराखंड का डेवलप किया है, और वो हम इसको अभी देहरादून में पिछले 1.25-2 साल से चल रहा है, और इसको हम लोग NCR और एक्सपोर्ट में भी ले गए। तो ये एक बड़ा नोन ब्रांड हो गया है कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको हाइजीनिक, हेल्दी, क्लीन मीट किस तरह से मिल सके। और वो जो पर्वतीय क्षेत्र की बकरियों की एक विशेषता है, क्योंकि वो जंगलों में नेचुरल ग्रासेस के ऊपर, नेचुरल हर्ब्स के ऊपर रियर कर रही हैं, वो खा रही हैं, तो जो उसका फ्लेवर उनके मीट में आ रहा है, वो हमारे जो कंज्यूमर्स हैं। और एक खास बात ये भी है कि क्योंकि हमारे उत्तराखंड के मोर देन 75% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, उपयोग करते हैं, मीट का उपयोग करते हैं, तो उनके लिए एक स्वच्छ
मीट किस तरह से उपलब्ध कराया जाए, तो उसकी वो प्रक्रिया चलाई गई और बकरा एक बड़े अच्छी तरीके से लिया गया है पूरे देहरादून के मार्केट में और एनसीआर के मार्केट में। डॉक्टर अविनाश आनंद, एक बार फिर हम नस्ल सुधार की बात करते हैं और उसमें हम जानना चाहते हैं कि अगर आम किसान नस्ल सुधार की उसकी योजना है और वो अपनी बकरियों की नस्ल सुधारना चाहता है, तो किस तरह से वो संपर्क कर सकता है आपके विभाग से? इसमें जो भेड़ और बकरियों में नस्ल सुधार का जो कार्यक्रम चलता है, जो कृत्रिम गर्भाधान का, इसमें एक ग्रुप में चलाया जाता है। एक इंडिविजुअल उसमें हम नहीं करते, क्योंकि जो बकरियां झुंड में रहती हैं या भेड़ें झुंड में रहती हैं और एक साथ करीब 50-30 से ऊपर अगर बकरियां हैं किसी के पास, या कम भी हो सकती हैं, तो 2-3 जो लोगों की जोड़ के अगर 50 बकरियां इकट्ठी हो जाती हैं तो उनका एक हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है, जिसमें प्रोटोकॉल करके उनको एक साथ सामूहिक कृत्रिम गर्भाधान का काम, उनको हीट में लाया जाता है। तो वो कराने के लिए हमारे पास जो एक तो पशु चिकित्सालय है हमारे पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, या सीधे हमारे बोर्ड से संपर्क करके उनको हमारा एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, हमारे यहाँ पंजीकरण कराना पड़ेगा। और वो सुविधाएं हम, जैसे वर्तमान में हम चमोली में, रुद्रप्रयाग में, पौड़ी में, अल्मोड़ा में, बागेश्वर में ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, और इधर हरिद्वार के जनपद में भी भेड़ बकरियों में ये सुविधा उपलब्ध हो रही है। तो धीरे धीरे इसको हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो हमारे विभाग के माध्यम से और हमारे बोर्ड के माध्यम से अगर वो हमें संपर्क करते हैं और अपने यहाँ एक थोड़ा सा समूह बना लेते हैं, समूह दोनों तरह के हो सकते हैं, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी हो सकती हैं या उनका एक समूह हो सकता है जिसमें कि कम से कम 50 बकरियां हों, तो उनका एक साथ जाके हम लोग ये करने के लिए सहायता प्रदान कर। डॉक्टर साहब, अंत में हमारे किसान साथियों को ये बताएं कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए भेड़ बकरियों के नस्ल सुधार की क्यों आवश्यकता है और किसान भाई जो पशुपालक हैं वो इस क्षेत्र में क्यों उन्हें आगे आना चाहिए? उत्पादकता ही हमारे इन पशुओं को पालने के पीछे का उद्देश्य है। उत्पादकता अच्छी होगी तभी आय की वृद्धि होगी, और उत्पादकता अच्छी होने के लिए अच्छी क्वालिटी का, अच्छी नस्ल का हमारी फीड भी हमारे पशु भी होने चाहिए। दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, उसका प्रबंधन भी इंपॉर्टेंट है और उसकी नस्ल भी इंपॉर्टेंट है। प्रबंधन की व्यवस्था तो हमारे जो पशुपालक है वो कर ही रहे हैं, जिस तरह से करें, जो सुविधाएं उनके उपलब्ध है, और हम लोग विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको ट्रेन भी कर रहे हैं, उनको सहायता प्रदान कर रहे हैं। नस्ल सुधार का कार्यक्रम, क्योंकि भेड़ बकरी में अभी नया कार्यक्रम है ये कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से। उससे पहले ये होता था कि वो नेचुरल ब्रीडिंग होती थी, नेचुरल कवरिंग होती थी, नर को दिया जाता था उस क्षेत्र में। अब एक नर एक साथ एक साल में 30-35 से ज्यादा भेड़ों को या बकरियों को वो नहीं कर सकता है। तो ये माध्यम जो नई टेक्निक अपनाई जा रही है, इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से एक नर से हम 2 से 2,500 जो मादाओं को उसमें गर्भित करा सकते हैं। और उसमें एक नई टेक्निक आ रही है, एक लेप्रोस्कोपिक टेक्निक आ रही है, जिसमें कि उसकी रिजल्ट्स भी बहुत आ रहे हैं, जिसका भी हमारे उत्तराखंड में ये प्रारंभ हुई है। तो इनको अपनाने से ये होगा कि जो उनके बच्चे पैदा होंगे उनमें उत्पादकता में और वृद्धि होगी, और जब उत्पादकता की वृद्धि होगी तो हमारे सीधे सीधे उनको पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी, उसका लाभ मिलेगा। तो डॉक्टर अविनाश आनंद, आज आप इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान साथियों को, पशुपालक भाइयों को उत्पादकता के लिए भेड़ बकरियों में नस्ल सुधार विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। आकाशवाणी स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी।